आप सभी को स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 24 घंटे में देश में मिले कोरोना के 12,881 केस, 334 मरीजों की मौत। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 12,881 केस मिले हैं। इसके साथ ही देश में अब कुल 3,66,946 केस हो गए हैं। कल 334 लोगों की मौत हो गई और मृतकों की कुल संख्या 12,237 हो गई है। इस दौरान देश में 7,390 लोग रिकवर हुए और अब तक कुल 1,94,325 लोग इस बीमारी को मात दे चुके हैं। देश में अब 1,60,384 एक्टिव केस हैं। अमेरिका, ब्राज़ील और रूस के बाद इस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर है। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ओर से भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट पर निगरानी चौकी बनाए जाने की वजह से सोमवार की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के 40 से अधिक सैनिक मारे गए। यदि इस पोस्ट को हटाया नहीं जाता तो चाइनीज न केवल काराकोरम की तरफ भारतीय सेना की आवाजाही को देख सकते थे, बल्कि दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर सेना के वाहनों की आवाजाही को रोकने की क्षमता भी मिल जाती। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस पोस्ट को भारतीय सीमा में LAC के इस पार बनाया गया था। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी आर्मी के साथ खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने की गंभीर घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को भरोसा देते हुए चीन को आगाह किया कि चाहे कोई भी हालात हो, भारत अपनी हर इंच जमीन की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में माकूल जवाब देने में सक्षम है। इस बारे में किसी को कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के मध्य बढ़ते तनाव के बीच चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि यदि सीमा पर तनाव जारी रहता है तो भारत को चीन, पाकिस्तान और नेपाल से सैन्य दबाव का सामना करना पड़ सकता है। उसके इस भड़काऊ बयान से नई दिल्ली और बीजिंग के बीच द्विपक्षीय तनाव बढ़ने की प्रबल आशंका है। शंघाई अकादमी ऑफ सोशल साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के शोध सहयोगी हू जियोंग का हवाला देते हुए समाचार पत्र में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया है कि भारत एक ही समय में चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ सीमा विवाद में लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि अवंतीपोरा जिले के पंपोर इलाके के मिज में देर रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। एनकाउंटर में अब तक एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। दोनों तरफ से थोड़ी देर तक फायरिंग होने के बाद गोलीबारी रुक गई। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सेना, केंद्र रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने संयुक्त अभियान के दौरान कुलगाम के रेदवानी निवासी इमरान डार को गिरफ्तार किया। इमरान हाल ही में आतंकवादी समूह में शामिल हुआ था। अस्पतालों के कोविड वार्ड में अब बहुत जल्द नर्स और वार्ड बॉय की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त ह्यूमनॉइड रोबोट दिखाई देंगे। यह रोबोट नर्सिंग के अधिकांश काम कर सकने में दक्ष होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर के वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर काम करने में जुटे हुए हैं। कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज व देखभाल में जुटे हेल्थ केयर स्टाफ को संक्रमण से बचाने के मकसद से इस रोबोट को बनाया जा रहा है। NIT जमशेदपुर के इंजीनियरिंगों की कोशिश है कि रोबोट अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच सेतु की तरह काम करे। कोरोना वायरस के संक्रमण से देश की राजधानी दिल्ली बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ हर दिन मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ के हालातों को देखते हुए दिल्ली में CBSE की बची हुई परीक्षाएं कराना एक खतरे भरा कदम हो सकता है। यहाँ हालात बयां किए हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने। शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर शेष CBSE बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का आग्रह किया है। 17 जून को लिखे गए पत्र में शिक्षा मंत्री ने विभिन्न कारणों पर प्रकाश डाला है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में हर दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार को एक बार फिर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की। यह लगातार 12वां दिन है जब कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में 53 पैसे की वृद्धि की गई, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 77 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं डीजल की कीमतों में 64 पैसे की वृद्धि की गई। इसके बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 76 रुपये 43 पैसे हो गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को सभी राज्यों को निर्देश जारी कर निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने को लेकर सख्त कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा, राज्य तमिलनाडु और तेलंगाना की तरह इलाज की दरें तय करते समय निजी सुरक्षा उपकरणों जैसे PPE किट की लागत पर भी ध्यान दें। दरें तय किए जाने के बाद इनका व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए ताकि मरीजों व सेवा प्रदाताओं को इन दरों की पूरी जानकारी मिल सके। ऐसा करने से कोरोना मरीजों की त्वरित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं वाजिब दर पर प्रदान करने में मदद मिलेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। 6 राज्यों के 116 जिलों में चलने वाला 125 दिनों का यह अभियान प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने में सहायता के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में एकता कपूर, करण जौहर, संजय लीला भंसाली और सलमान खान सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने फिल्मकारों पर आरोप लगाया है कि सुशांत को लगभग 7 फिल्मों से हटा दिया गया और उनकी कुछ फिल्में रिलीज ही नहीं की। ऐसी स्थिति ही उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर की। वहीं इस मामले में अब एकता कपूर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में एकता ने लिखा है कि सुशी को कास्ट ना करने के मामले में मेरे ऊपर केस दर्ज करने के लिए शुक्रिया, जबकि वास्तविकता में मैंने ही उसे लॉन्च किया था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि इतनी विचारधीन थ्योरी कैसे हो सकती है। कृपया परिवार और दोस्तों को शांति से शोक मनाने दें। सत्य की जीत होगी, इस पर विश्वास ना करें। रेलवे ने पुराने नियमों में बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रेलवे एक्ट 1979 में बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव के बाद रेलवे में छोटे अपराधों के लिए जेल नहीं भेजा जाएगा। इसकी वजह सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा। इस फैसले से अदालतों में चल रहे कानूनी प्रक्रिया के चक्कर से रेलवे को छुटकारा मिलेगा। इस फैसले से रेलवे को 2 फायदा होगा। पहला फायदा तो यह होगा कि जुर्माना लेने से रेलवे के कोष में पैसा बढ़ेगा, जिससे लॉकडाउन में हुई नुकसान की भरपाई होगी। इसके अलावा रेलवे पर अदालती मुकदमे का बोझ भी कम होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि गलवान घाटी में हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्र उनका ऋणी है। मैं शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाजपा ने अगले 2 दिनों के लिए वर्चुअल रैलियों सहित अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करने का फैसला लिया है। चीन से तनाव के बीच 8वीं बार भारत बना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बतौर स्थायी सदस्य भारत 8वीं बार चुना गया है। 192 वोटों में से भारत को 184 वोट मिले हैं। इसके साथ ही भारत साल 2021 से 20 के बीच सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर कार्य करेगा। भारत को सुरक्षा परिषद में पहुंचना देश के लिए काफ़ी अहम बात है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के चुनाव में भारत को अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कुवैत, किर्गिस्तान, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, तुर्की, सीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम जैसे एशिया पैसिफिक देशों ने समर्थन किया है। सुरक्षा परिषद का मुख्य काम विश्व में शांति संतुलन बनाए रखना है। चीनी सेना ने लद्दाख में जो कायरता वाली हरकत की है, उसके बाद भारत में ड्रैगन की बॉयकॉट की मांग जोर पकड़ने लगी है। इसी का असर है कि स्मार्टफोन की दिग्गज चीनी कंपनी ओप्पो को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन की भारत में ऑनलाइन लॉन्चिंग रद्द करनी पड़ी है। कंपनी ने पहले कहा था कि वह अपने नए फाइंड X2 सीरीज फ़ोन की लाइव अनवीलिंग करेगी।